शहीद जसवंत सिंह और बाबा हरभजन का मैंने सुना कि इनके लिए चीनी सेना भी कुर्सियां खाली रखती है। इज इट ट्रू? वो इसलिए मिथ्स एंड मिस्ट्रीज कितना चक दे फट्टे 2 बोतल 3 ग्लास। मुझे लगता था ये कोई पंजाबी डायलॉग है। किताब पढ़कर मुझे पता लगा भाई ये तो रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ। मैं आपके फौज के सर और इस किताब में किस्से पढ़ रहा था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मेरा फेवरेट किस्सा आया वो था बदला राम जी के राशन का किस्सा। कि कैसे वो नहीं रहे लेकिन उसके बावजूद एक्स्ट्रा राशन। ये बदलू राम की कहानी एक्चुअली सबको दिलचस्प लगती है। ये बदलू राम एक सिपाही था असम रेजिमेंट का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कोहिमा इम्फाल की लड़ाई हो रही थी और जापानीज़ फौजें धीरे धीरे आगे बढ़ के पूरे ब्रिटिश फौज को घेर रही थी, जिसमें ये असम राइफल्स का भी टुकड़ी थी, तो लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही इसकी मौत हो जाती है। और अमूमन ऐसे कुछ रोज़ एक कितनी नफरी है उसका रिपोर्ट जाता है और उस नफरी के बराबर जो है राशन आता रहता है। लेकिन लड़ाई के हालत में इतनी गोलाबारी के बीच वो जो जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो भूल जाता है कि इसका नाम हम उस नफरी से निकाल दें, उस टैंक से निकाल दें। तो इसीलिए अगले कुछ दिनों हफ्तों तक उसका भी राशन आता रहता है। और एक वक्त ऐसे आता है जबकि ये पूरी टोली घेरी जाती है और फिर उनको जितना उनके पास राशन है उसी के ऊपर अपना काम चलाना है और ज़िंदा रहना है। तो इस आदमी का जो एक्स्ट्रा राशन आया था उसके बदौलत वो और 4-6 दिन लड़ पाते हैं। और इसके ऊपर फिर आगे जाके जब ये कहानी निकली तब एक ब्रिटिश अफसर ने एक गाना बनाया उसके ऊपर, बदलू राम जमीन के अंदर, कि बदलू राम का बदन। और उसके बोल हैं कि बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है लेकिन उसका राशन हम खाते हैं। तो एक मतलब मज़ेदार भी कहानी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक मॉर्बिड भी है कि बदन नीचे है और अब खाना खा रहे हो, तो मतलब दोनों चीज़ों के बीच में जो। और ये असम रेजिमेंट का एक बहुत ही मशहूर गाना है जो उनका एक किस्म का रेजिमेंटल सॉन्ग बन गया है और जो भी इसको सुनता है वो जोश पैदा करने वाला गाना है। एक और बड़ा अच्छा किस्सा आपकी किताब का था, इसके बाद मैं कुछ और सवाल पूछूंगा। शहीद जसवंत सिंह और बाबा हरभजन का मैंने सुना कि इनके लिए चीनी सेना भी कुर्सियां खाली रखती है। इज इट ट्रू? वो इसलिए मिथ्स एंड मिस्ट्रीज कितनी सच्चाई शायद पहले रखते होंगे। जैसे ज़माना बदलता गया, कभी रिश्ते अच्छे होते हैं, फ्लैग मीटिंग होते हैं, कभी टेंशन होते हैं, तो ये अप एंड डाउन होते ही हैं। लेकिन ये 2 जो उदाहरण दिए मैंने, जसवंत सिंह जो 62 वॉर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जहाँ उन्होंने ये एक्शन किया वो बाद में उसका नाम जसवंतगढ़ पड़ा। 62 की लड़ाई में वो जसवंतगढ़ नहीं था, वो कोई और नाम था नॉर्मल। और उनको वो लड़ाई में शहीद हुए। हरभजन सिंह नॉर्मल पेट्रोलिंग में शहीद हुए और उनकी लाश मिली नहीं। बाद में एक जवान को सपने में बाबा हरभजन आते हैं कि मेरी लाश जो है ऐसे ऐसे जगह में है, और जब वो फिर से तलाशी करते हैं तो वो उनको हरभजन की लाश मिलती है। तब से ये कहानी बनने लगी या ये विचार आने लगा कि अगर वो ऐसे सपने में आ सकता है तो वाकई वो बाबा होगा। तो ऐसे बाबा हरभजन, बाबा बिकेम बाबा। और मज़ेदार बात यह है कि बाबा हरभजन का बंकर वगैरह वैसे के वैसे रखा गया है इतने सालों के बाद, अभी भी स्टिल। लेकिन वो बंकर जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड एरिया में, और वहाँ रोड से भी वो 50 कदम जाना वो आम टूरिस्ट वगैरह के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो अभी एक न्यू बाबा हरभजन मंदिर बनाया है रोड के ऊपर, जहाँ पे सारे लोग मत्था टेक सकते हैं बगैर वो एक्चुअल जगह जाके, जो कि शायद सारे लोग उतनी वो चढ़ाई ना कर पाए। भारतीय फौज में भी टोने टोटके होते हैं सर? हाँ होते हैं। सबसे आपको इंटरेस्टिंग टोना टोटा कौन सा लगा? ऐसे कि कोई बिलीफ ऐसा हो जो तो ऐसे बिलीफ तो होते ही हैं, लेकिन ये जो बिलीफ है इसके ही बदौलत हम चलते हैं। इसी की बदौलत ही हमें वो हिम्मत मिलती है कि हम ऐसे दूर दराज इलाके में जब तैनात है, बर्फ़बारी हो रही, गोलाबारी हो रही है,
तो ऐसे जो चीज़ें हैं, इसे से हमें शक्ति मिलती है कि हम अपनी ड्यूटी ठीक कर पाए। आपने इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन की? क्या इंस्पायर किया था आपको कि आप फौज में गए? और आपका चाइल्डहुड हीरो कौन था? मेरे ख्याल से देखिए, मेरे पिताजी जो है वो एक आर्मी कैडेट थे। वो IMA में उनका ट्रेनिंग भी चल रहा था, लेकिन उस वक्त मुकुंद सर खेलकूद में उनके घुटने में चोट आई और उस वक्त ऐसे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ नहीं करते थे, तो IMA से उनको निकलना पड़ा और बाद में जाके वो एयरफोर्स में गए। तो क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे तो आई वांटेड टू गो टू एयरफोर्स, लेकिन मेरा चश्मा लग गया तो चश्मे की वजह से मुझे आर्मी जाना पड़ा। तो मेरे पिताजी जिनको आर्मी में होना था वो एयरफोर्स में गए, मैं एयरफोर्स में जाना था, मैं आर्मी में गया, लेकिन आर्मी में जाके मैं चीफ बना। दैट इज़ डेस्टिनी। तो वो कौन था जिससे आप इंस्पायर बहुत थे अपार्ट फ्रॉम योर फादर? जैसे हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, सैम मानेकशॉ साहब के और बहुत सारे किस्से हैं, करगिल के बहुत सारे हीरोज हैं। आपका चाइल्डहुड हीरो कौन था जिसकी वीरता की कहानियां सुनकर आप? ऐसे कोई खास चाइल्डहुड हीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पिताजी को बहुत शौक था मिलिट्री हिस्ट्री का, तो उनके लाइब्रेरी में यही किताबें थी जो बाद में मुझे एक्चुअल में पढ़नी पड़ी। लेकिन वो किताबों में मैंने ऐसे ही मतलब कहानी के तौर पर जब मैं स्कूल में था तो मैंने ज़्यादातर वो किताबें पहले ही पढ़ चुका था मैं। तो गोइंग इनटू द आर्मी वाज नेचुरल प्रोग्रेशन। ओके सर, करगिल वॉर में बहुत सारे हीरोज आए जिनकी रोमांचक कहानियां हम सुनकर इंस्पायर होते हैं। आपकी ड्यूटी सर्विस के दौरान कोई एक ऐसा मार्टरी जिसका आप जिक्र करना चाहें, जिसने आपको बहुत एक कहते ना कि वीरता का एहसास करा दिया? आप फौज में खुद है लेकिन आपको भी इंस्पायर कर दिया कि दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी मीन्स। किसी का अगर आप जिक्र करना चाहें जिसकी वीरता ने आपको अचंभित कर दिया था। सबकी वीरता तो उस मौके पर जो दिखाते हैं वो अलग एक किस्म का होता है, तो किसी एक को कहना कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट नहीं है वो शायद सही नहीं रहेगा। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि वीरता और जो डिसीजन मेकिंग वगैरह है, हम अपने जवानों को जोखिम में डालते हैं, तो वो भी एक वीरता है। कि मालूम है हमें कि जब हम ये ऑर्डर देंगे कि इनमें से कई लोग वापस नहीं आने वाले, तो ये बड़ा एक कठिन फैसला होता है, लेकिन फिर भी हमें वो लेना पड़ता है। तो एक है फिजिकल ब्रेवरी और एक है मॉरल करेज, तो दोनों जो है बहुत अहमियत रखते हैं। सर, आपकी किताब पढ़ते वक्त मुझे एक बड़ी रोचक चीज़ पता लगी। इस किताब में आपने चक दे फट्टे का बताया हमें। जी हाँ। मुझे लगता था ये कोई पंजाबी डायलॉग है। किताब पढ़कर मुझे पता लगा भाई ये तो रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ। चक दे फट्टे, फट्टे उतारने का। तो ये एक तरह से मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि मैं भी सिख लाइट इन्फेंट्री से हूँ और चक दे फट्टे तो हम भी आमतौर पर कहते थे, लेकिन एक बार मुझे भी लगा कि ये क्यों कहते हैं, तो इसलिए मैंने भी इसके ऊपर सोच विचार करने लगा मैं। और फिर ये खुलासा हुआ कि तो एक तरफ से ये क्लासिफाइड आप कह सकते हो। हाँ। खुलासा हुआ कि सारे चक दे फट्टे कहते हैं। मूवी भी बनी चक दे फट्टे, वो घोसला का घोसला में वो गाना भी है चक दे फट्टे। और अभी हम ऐसे ही एक दूसरे को उत्साह देने के लिए भी कहते हैं चक दे फट्टे। हाँ। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि और सारे कहानियाँ जो इस किताब में, इन सभी का जो जड़ है वो सैन्य इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में। तो जब मुग़लों और सिख के बीच में लड़ाई होती थी तो सिख घोड़े सवार मुग़ल के कैंप पर अटैक करते थे, और क्योंकि मुग़ल आर्मी ज़्यादा बड़ी थी तो उनके जो है छोटे छोटे रेड होते थे और वो रेड करके वो फिर निकल जाते थे। लेकिन वापस जाते वक्त मुग़लों ने जो पुल बनाए थे, क्योंकि उनको बड़े पुल चाहिए थे अपनी बड़ी फ़ौज ले जाने के लिए, तो उन लकड़ी के पुल के फट्टे निकाल देते थे ताकि वो मुग़ल उनका पीछा ना कर सके। और वो जाते वक्त एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे कि हाँ कि चक दे फट्टे, कि अभी हम निकल गए हैं, अभी आप फट्टे निकाल सकते हो, ताकि इसके बाद हमारा कोई जवान उस तरह नहीं रहा। एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा था सर, 2 बोतल 3 गिलास। तो वो भी एक
किसी ज़माने में छुट्टी मंजूर हुई तो 2 बोतल 3 ग्लास, तो आपस में ये, लेकिन ये इसमें ये लिखने का मकसद ये था कि वो शेयरिंग है कि 2-3 लोग 2 बोतल बियर शेयर करें, तीनों एक एक भी ले सकते थे, ये नहीं कि एक एक क्यों ना हो, लेकिन 3 लोग 2 बोतल क्यों, क्योंकि वी आर शेयरिंग, कि हम एक ही परिवार का हिस्सा है और हम आपस में शेयर करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर जो जवान होते क्या वो भी मोबाइल फ़ोन के नशे में है, रील्स बनाने के, या ये सिस्टम बढ़ा है? नहीं, मोबाइल फ़ोन अभी तकरीबन सभी के पास है। हाँ, और हमारे जैसे अभी रील्स की बीमारी दुनिया में सबको लग गई है, तो क्या ये इंडियन आर्मी में जो जवान होते हैं, अभी तक जवानों के बीच में तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उनके फैमिलीज़ में तो आ रहा है, उनके लेडीज़ बना रहे हैं, उनके बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बनाने लगे हैं। और हमें थोड़ा सा इसके ऊपर, हालांकि अभी मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सावधानी भी, सावधान करने की ज़रूरत है लोगों को, कि जो रील बना रहे हैं उससे अनजाने कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो, कि बैकग्राउंड में कोई इक्विपमेंट नज़र आए, क्योंकि बैकग्राउंड तो होता ही है, या कहीं कि मैं फलाने इलाके में हूँ, या मैं अपने पति के साथ बठिंडा में हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हनी ट्रैप के बहुत सारे केसेस जो आते थे, तो ऐसे भी होने की आशंका तो हमेशा रहेगी।